सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता, मुखर वक्ता हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने सफर के 44 साल पूरे कर लिए। 1980 में जो पार्टी बनाई गई, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में है। 2014 में लोकसभा चुनाव, प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत। 2019 प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत। 2024 इस बार भी हैट्रिक लगाने का दावा। बीजेपी तीसरी बार सरकार में आने का खम ठोक रही है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी से सत्ताधारी पार्टी बनी और जीत का सिलसिला लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उसका जारी रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी अपने बूते बहुमत में आती है और पहली बार है कि वो दूसरी बार भी लगातार सत्ता में आती है। कई रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाए। तीसरे टर्म में वो 400 पार का आंकड़ा निकाल ले जाने का दावा कर रही है। सोचिए, महज 44 साल में बीजेपी कहां से कहां आ गई है। क्योंकि उसकी स्थापना दिवस है, इसलिए यह बात जरूरी हो जाती है कि इस पार्टी का भी जिक्र किया जाए। सिर्फ 2 सीटों से शुरू हुई बीजेपी की यात्रा आज 303 सीटों पर पहुंची हुई है। 1984 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही नसीब हुई थी। गुजरात की मेहसाणा, वहां से A.K. पटेल, और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी बीजेपी के सांसद के तौर पर चुने गए। तब उसे सिर्फ 7.74% वोट मिले थे। वहां से 84 से 2014 में बीजेपी को 31.34% वोट मिले, लगभग 10 गुना ज्यादा। 20 साल वोट शेयर के साथ साथ 282 सीटों पर उसको जीत मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 303 सीटों पर उसने परचम लहराया, जब उसे 37.7% वोट मिले। 2 सीट से 303 सीट पर पहुंचने के बीच बीजेपी ने कई दौर देखे। इसलिए आज उस पूरी यात्रा की बात करेंगे। बीजेपी क्यों खड़ी हुई, कैसे वजूद में आई, इससे भी जानना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की 1950 में, या नेहरू मंत्रिमंडल में अंतरिम सरकार जो थी उसमें उद्योग मंत्री थे। नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं, दिल्ली में हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का वादा किया और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात कही। शरणार्थियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। उनको लग रहा था कि यह मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी है जिस पर नेहरू चल रहे हैं। भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के घोर समर्थक थे वो। कश्मीर को किसी भी तरह से विशेषाधिकार देने के भी सख्त खिलाफ थे, और नेहरू लियाकत समझौता हो गया तो वो घी में आग का काम कर गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस नेहरूवाद की चपेट में आ गई। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस परमिट कोटा राज, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कश्मीर पर घुटने टेकने वाली नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी, देश के राष्ट्रवादी नेता जो थे उस समय, इन सब के चलते नेहरू सरकार से नाराज थे। आप ये भी कह सकते हैं कि गुस्से में थे। पाकिस्तान और उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेचैन थे। नेहरू सरकार से उनके इस्तीफे की एक वजह यह भी थी, और 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना उन्होंने की।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ बना रहे थे तो उस समय संघ के प्रमुख गुरु गोलवलकर, उनके साथ मिलकर के उन्होंने नीति बनाई। संघ को भी देश की राजनीति में अपना एक मंच चाहिए था, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समर्थन किया और संघ के साथ एक जनसंघ राजनीतिक फ्रंट बना। 370 को हटाने के लिए जनसंघ ने हिंदू महासभा और रामराज परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई 1953 को जो परमिट सिस्टम था, यानी कि कश्मीर में जाना है आपको तो पर्ची लेकर के जाना है, परमिट बनवा करके जाना है, और उस समय वहां का मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। कश्मीर हिंदुस्तान से एक अलग वजूद रख रहा था, उसका विरोध कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उस परमिट सिस्टम के खिलाफ कश्मीर की यात्रा पर गए, गिरफ्तार कर लिया गया, कश्मीर की जेल में उनको डाल दिया गया और 23 जून 1953 को खबर आती है कि जेल के भीतर रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 जनसंघ के लिए टर्निंग पॉइंट आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। जनसंघ के लोगों ने खुल करके विरोध किया, गिरफ्तारियां हुई जनसंघ के नेताओं की भी, जैसे बाकी नेताओं की हुई विपक्ष में। जनसंघ के तमाम नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल में भी डाल दिया। 77 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया, इसके बाद देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय जितने भी विपक्षी दल थे वो मिले, मकसद था कांग्रेस और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना। इसलिए तमाम मतभेदों को भुला करके एक पार्टी उन तमाम दलों ने मिलकर के बनाई, जिसका नाम था जनता पार्टी, और जनसंघ भी उसका हिस्सा हो गया। जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल ओ, इन तीनों का जो संगठन था उसी को आप जनता पार्टी कहिए। 1970 में आम चुनाव हुए तो उसमें जनसंघ से जो नेता जनता पार्टी में आए थे उन्हें अच्छी कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, सरकार उनकी अगुवाई में बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जो जनसंघ से आए थे वो विदेश मंत्री बने, और लालकृष्ण आडवाणी जो जनसंघ के थे वो भी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। आपको बताऊं कि जो जनसंघ चल रहा था 77 तक, उसके अध्यक्ष वाजपेयी भी रह चुके थे और लालकृष्ण आडवाणी भी। इमरजेंसी के दौरान तो आडवाणी ही थे। 73 से 73 से 77 तक जनसंघ के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी थे, और ये जनसंघ से आए 2 नेता मंत्री बने मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो कई टुकड़ों में थी, धड़े थे। एक खुद पीएम का, दूसरा चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह साथ राजनारायण भी थे, और तीसरा धड़ था जगजीवन राम का, और एक और जो था वो जनसंघ के नेताओं का था, जो जनसंघ से आए हुए थे। जो समाजवादी थे वो जनसंघ से आए हुए नेताओं का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। 1978 में बड़े समाजवादी नेता मधु लिमये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया कि अगर आप जनता पार्टी में हैं तो आप संघ का हिस्सा नहीं हो सकते, आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ भी रहेंगे और जनता पार्टी के साथ भी रहेंगे, यह दोहरी मेंबरशिप नहीं चलेगी। बहस चली, बवाल हुआ। जनसंघ के जो नेता जनता पार्टी में शामिल हुए उन्होंने कहा कि हमारा आरएसएस संबंध रहेगा। समाजवादियों ने उनसे आरएसएस से पूरा रिश्ता काटने के लिए कहा। जनसंघ के नेताओं ने कहा कि वो ही नहीं सकता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विपक्षी एकता हुई थी, एक मोर्चा जनता पार्टी के तौर पर बना, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जनता पार्टी टूट गई और 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद इंदिरा जी ने उसी पार्टी के भीतर से चरण सिंह को निकाल करके अपने सपोर्ट से उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि उनको बफर टाइम चाहिए था अपनी तैयारी करने के लिए।
और चरण सिंह सिर्फ 23 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस समर्थन वापस ले लिया और चुनाव होने तक वो केयर टेकर पीएम बने रहे। जनता पार्टी टूटने के बाद जनसंघ के नेताओं ने अपनी पार्टी बनानी शुरू की। अलग पार्टी बनाई, अलग नाम रखा और नाम था भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी का गठन हो गया। अब चुनाव चिन्ह कमल रखा गया। कमल क्यों? इसलिए कि आजादी की लड़ाई में जितने भी आजादी के दीवाने थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कमल को ही अपने निशान के तौर पर रखा था, इस्तेमाल किया था। यह खालिस भारतीय प्रतीक था। और दूसरा यह कि कमल राष्ट्रीय फूल भी है। हिंदुत्व के साथ ही राष्ट्रवाद की साधना के लिए कमल को बीजेपी ने चुनाव चिन्ह के तौर पर अपनाया। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। 84 में लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी के लिए पहला चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के लिए एक सहानुभूति की लहर चल रही थी। माहौल अनुकूल था। नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। तो जनसंघ ने 1952 में जो पहला चुनाव लड़ा, उस समय उसके 3 सांसद जीत करके आए थे और बीजेपी जब पहला चुनाव लड़ी 84 में तो 2 सांसद जीत करके आए, यानी कि जनसंघ से भी 1 सांसद कम। और 2024 पे आप खड़े हैं। 10 साल सरकार बहुमत की पार्टी चला चुकी है। 1984 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। आडवाणी चुनाव नहीं लड़े थे। 86 में लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के बाद पार्टी को बिल्कुल नई राह ली। 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स के घोटाले में घिर चुकी थी और दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जून 1989 में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। 9 से 11 जून तक 3 दिन बैठक चली और बीजेपी ने 3 संकल्प पारित किए। पहला, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। दूसरा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का, खत्म करने का। और तीसरा, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का। आज देख लीजिए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, यूसीसी पर पार्टी काम कर रही है। और ये 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ का भी एजेंडा था। उसके जो मूल मुद्दे थे वो 370 और यूसीसी, और बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। जनसंघ ही बीजेपी है, उसमें उसने राम मंदिर को जोड़ा पालनपुर में। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला। 84 में 2 सीटें जीतने वाले बीजेपी 89 के चुनाव में 85 सांसदों के साथ संसद पहुंच गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया। यह देश की इकलौती ऐसी सरकार रही जिसको समर्थन बीजेपी भी दे रही थी और जिसको समर्थन लेफ्ट भी दे रहा था। लेफ्ट और राइट दोनों ने सरकार को थामे रखा था, वीपी सिंह की सरकार। 90 के शुरुआत में बीजेपी को मजबूत आधार मिला। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली बार उनकी अगुवाई में किसी राज्य में सरकार बनवाई। एक नहीं, 3 राज्यों में। 1990 में विधानसभा चुनाव जो हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार आई। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में सरकार बनाने की हालत में नहीं आ सकी थी, इसलिए उसका कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं था। 25 सितंबर 1990 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के संस्थापकों में से, जनसंघ के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं।
इसी दिन लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। लाखों की संख्या में कार सेवक रथ यात्रा के साथ अयोध्या रवाना हुए। बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी घर घर पहुंचने लगी थी। रथ यात्रा के अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य था 30 अक्टूबर, लेकिन उससे पहले ही 23 अक्टूबर को बिहार में समस्तीपुर में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि 30 अक्टूबर को पहुंचने का दिन था। मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। तब केंद्र में बीजेपी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। बीजेपी ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उसी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह वहां सरकार चला रहे थे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 91 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर के 120 सीटों पर पहुंची। 2 से 85, 85 से 120। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही बीजेपी 1991 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज हुई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी के सियासी कद को बढ़ाया। हिंदुस्तान के भीतर, खासकर उत्तर भारत में घर घर तक बीजेपी को पहुंचाया, उसकी लोकप्रियता बढ़ाई। और 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त कर दिया गया। और इस घटना ने हिंदुस्तान में बीजेपी के जनाधार को बहुत हद तक बढ़ाया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में कमल खिलने लगा। अब वहां से चली बीजेपी आज यहां तक पहुंची। 1996, 1998, 1996 में उस पार्टी ने जो रथ यात्रा चली सोमनाथ की, उसके ठीक 6 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, शपथ ली उन्होंने, लेकिन अपना बहुमत सदन में साबित नहीं कर सके। 13 दिनों के बाद सरकार उनको छोड़नी पड़ी, सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन 98 के जब चुनाव हुए, बीजेपी जीत करके आई, गठबंधन की सरकार बनाई, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के बाद वो सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुए, वाजपेयी की अगुवाई में फिर एनडीए ने सरकार बनाई और सरकार पूरा 5 साल कर गई। हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार के 5 साल पूरा करने का अपना एक इतिहास, क्योंकि इससे पहले कोई भी सरकार गैर कांग्रेसी 5 साल की मियाद पूरा नहीं कर सकी थी। उसके बाद 2014, जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चल रही है। यह बीजेपी जहां से जहां तक आई है, उस पर 2 बड़ी और अहम टिप्पणियों के लिए मैं अपने एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी को जोड़ना चाहता हूं। आलोक जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर इन 44 वर्षों में जहां है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने इस पार्टी को बनते और यहां तक पहुंचते देखा है, आपकी टिप्पणी 2 मिनट की मैं चाहता हूं। धन्यवाद राणा जी। देखिए, मैं वैसे सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु गोलवलकर से भी मिलना हुआ और बलराज बधोक से भी मिलना हुआ। बलराज बधोक भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और अध्यक्ष रहकर अलग हो गए। और इसलिए मैं तुलना ये करूंगा कि हम और आप गांव के हैं थोड़ा सा, और आप है नहीं, मैं तो कम से कम गांव का हूँ। पीपल और नीम के जो पेड़ हैं वो बड़ा शुभ माना जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनमें पतझड़ भी आता है, तूफान भी आते हैं, और कई पीढ़ियों तक वो ठंडी हवा और पूरे पर्यावरण के लिए और जीवन के लिए रक्षक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने और आरएसएस ने भारतीय संस्कृति और भारत को लेकर के जो किया, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार के नाते ऑब्जर्वेशन, जो कि संक्षेप में आपने कहा इसलिए आपने इतिहास बताया, उसमें मैं उससे कुछ चीजों में तथ्यों को लेकर के मैं अलग से आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन सही बात यह है कि पहले भी, मैं तो 71 से पहले भी, 70 से पहले भी भारतीय जनसंघ के ग्वालियर के अधिवेशन में एक दरी पर वाजपेयी सोते थे और एक मैं स्टिंगर था, बहुत छोटा, 18 साल की उम्र थी मेरी।
मैंने तब से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो एक दूरगामी ढंग से सोचता, जिसके कहते हैं कि पत्रकार भी यदि है तो जीवन भर के लिए सोचे, आज के लिए न सोचे, देश के लिए सोचे, जी। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे ग्रूम किया। कई ऐसे पतझड़ आए, कई बसंत आए, और जनता पार्टी ने, देखिए उसमें भी चौधरी चरण सिंह, मेरे पास आज भी मेरे लिखी हुई कॉपीज है, चौधरी चरण सिंह ने, मधु दंडवते तो थे ही समाजवादी, जी। मधु लिबे भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको सामने रखा गया। असली विरोध चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। चरण सिंह जी ने ही इसलिए इस पार्टी को, इस मुद्दे को बनाया ज्यादा जोरों से। बहुगुणा जी को भी एक बड़ी लॉबी देश के विदेश की, जो भी कहिए आप, जी। काम करती थी, जो आज भी करती है, और इसलिए वो पार्टी टूटी। और उसके बाद इसी फिरोजशाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का की स्थापना की गई। आज वो पार्टी, मेरा मानना है कि आज वो कहाँ पहुंच गई। जी नरेंद्र आलोक मोदी जी, जी को भी उसी तरह समय तैयार किया गया बार बार जो अटल पीसीआर बिहारी कह रहा है कि वाजपेयी समय की कमी है, पार्टी थी। लेकिन आलोक जी के साथ में इस पर अलग से एक चर्चा करूंगा। आलोक जी वैसे पत्रकारों में हैं जिनके पास बहुत सारी कहानियां हिंदुस्तान की राजनीति की हैं और बहुत दिलचस्प है। बारी बारी से उन कहानियों के साथ भी मैं आलोक जी को लेकर के आता रहूंगा। फिलहाल आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।